हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने आप को टेस्ट करना है कि आप 50 आउट ऑफ 50 कितने मार्क्स गेट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Whenever data deals with speed, distance and time, then the best average is. अगर डेटा जो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से डील करता है तो बेस्ट एवरेज क्या होती है? हार्मोनिक मीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, assume there is no government or foreign sector if MPC is 0.8, multiplier is। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS और 1/1 माइनस MPC। तो हमारे पास MPC है, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/0.2, पॉइंट हटाया 0, 2 5 जा 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, Salary payable by Government of India to an Indian citizen for service outside India। इंडियन सिटीजन है, सर्विस आउटसाइड इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको सैलरी पे कर रही है, तो वो क्या होगी? टैक्सेबल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व इज वर्टिकल। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व वर्टिकल है तो उस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? इफेक्टिव होगी। एलएम कर्व अगर आपने पूरा स्टडी किया हो तो उसमें पूरा डिटेल में आता है। आप यहाँ पे दो चीजें याद रखिए। इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व अगर वर्टिकल है तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? इनइफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? इफेक्टिव होगी। अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी और फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? इनइफेक्टिव। क्लियर? Moving on the next question, question number 5. If firm which makes boats has fixed cost 2,60,000 per month, production sale 35,000 per boat, and the variable cost of production 15,000 per boat. The boat yard can manufacture 20 boat each month. तो उसकी कैपेसिटी क्या है? एक महीने में वो 20 बोट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। What is the firm's break-even point? Break-even output. Break-even output क्या होता है? Break-even output is equal to क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है आपका 2,60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 35,000 माइनस 15,000 यानी कि 20,000। सोल्व करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 4 0 से 4 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 बोट्स इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मींस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर इन अ मेक और बाय डिसीजन। इनमें से मेक और बाय डिसीजन में किसको कंसिडर नहीं करते? मेक और बाय डिसीजन क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज को हमें अपने यहाँ पे बनाना चाहिए या इसको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस में कम यूज होती हैं। इट इज बेटर टू परचेज और टेकिंग द आउटसोर्सिंग सर्विस इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द फर्म। तो ये मेक एंड बाय डिसीजन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पोटेंशियल यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करेगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, potential renter income from space occupied by the production area, unchanged fixed cost. Unchanged fixed cost will not impact the make and buy decision. Option number D is the right answer. Question number 7. If firm's average cost is 30 at 5 unit of output and 32 at 6 unit of output, the marginal cost. Marginal cost क्या होती है? Marginal cost is the cost of producing one extra unit. तो ये क्या होगी? या तो ये होती है टोटल कॉस्ट में चेंज, TCN माइनस TCN माइनस 1। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें कुछ टाइम पीरियड तो दिया नहीं है, तो हम टोटल कॉस्ट को लेंगे। तो आपको एवरेज कॉस्ट दिया है 30
एवरेज है 5 यूनिट्स का, यानी कि टोटल कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट इज 5 3 जा 15 150, ये एवरेज है, ये क्वांटिटी है, और 6 का एवरेज 32 है, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और 192। MC इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट, तो 5 से 6 होने में कितनी एक्स्ट्रा यूनिट कॉस्ट बियर करनी पड़ी है 42, यानी कि 7th का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, यानी कि हमें इसे एवरेज से नहीं निकालना, या तो वेरिएबल कॉस्ट से निकलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, या फिर किससे निकलता है, टोटल कॉस्ट से। एवरेज से इसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन द लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज, फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन staff organization is advise the line, option number B is the right answer. Question number 9, which of the following committee examine and suggest financial sector reform, financial sector reform किसने suggest किए थे, नरसिम्हा कमेटी, option number D is the right answer. In free market economy the allocation of resources is determined, अगर free market economy है तो एलोकेशन कस्टमर की प्रेफरेंस के बेस पे होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इन यूजुअली नॉट डेप्रिशिएट, देखिए सारी एसेट डेप्रिशिएट होती हैं, सारी फिक्स एसेट एक्सेप्ट लैंड, बिल्डिंग भी होगी, प्लांट भी होगी, फर्नीचर भी होगी, इनमें से कौन सी एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगी, लैंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, all of the following are example of profit center within an airlines except, सारे के सारे प्रॉफिट सेंटर है एक को छोड़कर, फ्लाइट की मैगजीन है, मर्चेंडाइजिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और टिकटिंग, तो इसमें से कौन नहीं है प्रॉफिट सेंटर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इफ ए पार्टनर इन अ फर्म, एक जो पार्टनर है वो अगर किसी को अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, तो अगर किसी सारे पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पार्टनर एग्री है, तो आसानी से अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। मींस अ पार्टनर इन अ फर्म कैन ट्रांसफर इज शेयर टू आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फॉल्स टू रिकॉग्नाइज, टेलर की जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इक्विटी और फ्लो का था उसमें, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, इंडिया में नेशनल इनकम अगर इनमें से ऑप्शन चूज करना हो तो वो होगा NSO, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन अब CSO प्लस NSSO को ज्वाइन करके क्या बन गया है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो वो NSO इन दोनों को कंबाइन करके बन गया है, तो अगर CSO और NSO दोनों है तो आप NSO को टिक करके आएंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी मीन्स, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज को रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करना, क्योंकि ऑलरेडी रेडीमेड मार्केट अवेलेबल होता है, इसलिए प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं वो आसानी से सोल्ड आउट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी लिक्विडिटी स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स और सर्विसेज कुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाय प्योर फ्री मार्केट, प्योर फ्री मार्केट है यानी कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल पाएगा, वो है नेशनल डिफेंस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इंटरप्टेड बाय, देखिए किसी मेंबर की डेथ से, डायरेक्टर की डेथ से, शेयर के ट्रांसफर से कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन,
अथॉरिटी डेलीगेट करके क्या होता है, जो मैनेजर है अपना वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बट दैट पर्सन और द मैनेजर कांट डिनाई देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा नहीं छुड़ा सकता है, वो अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो फुली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हर चीज के लिए अकाउंटेबल रहेगा। द रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज ट्रांजेक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड एसेट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री का गुड्स सर्विसेज और भी जो भी ट्रांजेक्शन है उनका जो रिकॉर्ड है वो किसमें किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है, कैपिटल बी। इसमें रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन को राइट करते हैं और कैपिटल अकाउंट में नॉन रिकरिंग नेचर की। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का पार्ट है। इसमें लेते हैं गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, गुड्स एक्सपोर्ट माइनस गुड्स इंपोर्ट, जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एन एंट्री टू ₹500 वाज रोंगली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट। देखिए 500 रुपए की गलती है, होना था मशीनरी में और कर दिया उसको वेजेस में, तो ये किस तरह का एरर है, ये एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेना, कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लेरिकल एरर कौन कौन से होते हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। ये तीनों एरर कैसे हैं, क्लेरिकल एरर। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, भूल की गलती, ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली ही रिकॉर्ड करना भूल गई। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है अमाउंट की गलती। या तो आपने गलत अमाउंट लिख दिया, यानी कि लिखना था 100, सपोज डेबिट करना था 100 और कर दिया 10 से डेबिट, ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। लिखना था मिस्टर ए के अकाउंट में एंट्री और लिख दी मिस्टर बी के अकाउंट में एंट्री, तो ये भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन। टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन बी अडॉप्टेड बाय, टेबल एफ हो या टेबल ए हो, वो कब अडॉप्ट की जा जाती है, इन केस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू बतानी है आपको। कॉक्स गिवन है, सेल्स गिवन है, परचेज गिवन है, परचेज कंफ्यूज करने के लिए ऐसी गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, सेल्स माइनस कॉक्स। पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। तो सेल्स है 11,000 और ये है 7,900, तो 11,000 माइनस 7,900 कितना हो जाएगा, 3,100। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर्स ऑफ 10 each, fully called up for non payment of allotment money 3 and call money 4। यानी कि 10 रुपए का शेयर था, उसमें से 3 अलॉटमेंट और 4 कॉल, यानी कि 7 रुपीज नहीं मिले कितने, सिर्फ 3 रुपीज रिसीव हुए हैं। These shares are reissued at ₹8 per share, 8 पर शेयर इनको फुली पेड अप करके रीइश्यू कर दिया गया। व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की जाएगी। देखिए शेयर्स पे मिला कितना है, 30 शेयर्स हैं और एक शेयर पे 3 रुपए मिला है, 90 रुपीज मिला है, ये आ गया फॉरफीचर अकाउंट। अब रीइश्यू करने में 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में रीइश्यू किया है, तो ये 2 रुपए का जो लेस अमाउंट है, ये कहाँ से लिया होगा, फॉरफीचर से। तो एक शेयर में 2 रुपीज यूज किए हैं, तो 30 शेयर में कितना यूज किया होगा, 60, यानी कि बैलेंस क्या आ गया, 30। और यू कैन डू इट इन अनदर वे, 3 रुपीज मिले थे पर शेयर और 2 रुपीज पर शेयर रीइश्यू में यूज कर लिया, तो सिर्फ क्या बचा, 1 रुपीज पर शेयर, यानी कि कितना बचा, 30 रुपीज। ये 30 रुपीज कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, नेगेटिव। इनकम इसकी इंफीरियर गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है और इनकम इलास्टिसिटी भी क्या होती है, नेगेटिव।
बट इंफीरियर गुड्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ गुड्स आते हैं जिनको गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी है वो होती है नेगेटिव, लेकिन ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड होते हैं, इनकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चर इनकम। देखिए जो एग्रीकल्चर से आपको गेट हुई है वही एग्रीकल्चर इनकम है। जो अदर एक्टिविटीज हैं, जो अलाइंड एक्टिविटीज हैं, हेल्पिंग एक्टिविटीज हैं, या कुछ भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आप अलग से कुछ कर रहे हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जैसे कि स्टॉक ब्रीडिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, कैटल ब्रीडिंग है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ये है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। टाइम सीरीज डील्स विथ, टाइम सीरीज किससे डील करती है? टाइम सीरीज डील करती है ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल और इरेगुलर वेरिएशन, सबसे डील करती है इन चारों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 15,000, परचेज गिवन है 40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 52,000, सेल्स 57,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। अगेन कंफ्यूज करने के लिए इतना कुछ दे दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो जीपी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, सेल्स माइनस कॉक्स, यानी कि 57 माइनस 52, 5,000 क्या आ गया, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यू एज नेशनल डेप्ट। इसमें से किसको नेशनल डेप्ट नहीं मानेंगे? प्रोविडेंट फंड नेशनल डेप्ट है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नेशनल डेप्ट है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो भी नेशनल डेप्ट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज नॉट नेशनल डेप्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? जहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हो, उनको यूज करके कुछ करते हो, तो वो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स मोर हेवीली ऑन सेलर इन द मार्केट। देखिए सेलर जब भी टैक्स का बर्डन बियर करता है जब डिमांड क्या होती है, डिमांड होती है इलास्टिक। अगर डिमांड इलास्टिक है तो उस सिचुएशन में जो सेलर है वो टैक्स का बर्डन बियर करेगा। तो यहाँ पे इलास्टिक वाले देख लीजिए, डिमांड, बोथ सप्लाई एंड डिमांड इनलास्टिक, दोनों इनलास्टिक होंगे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। डिमांड इज इलास्टिक एंड सप्लाई इज इनलास्टिक, ये पॉसिबल है। अगर डिमांड इलास्टिक है और सप्लाई जो है इनलास्टिक है तो वहां पे अपनी पूरी प्रोड्यूस चीजों को बेचने के लिए जो सेलर है उसको बर्डन बियर करना पड़ेगा टैक्स का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी तो वो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर देगी, लेकिन जहाँ पे सप्लाई इनलास्टिक होगी वहां पे उसमें मजबूरी में सारा बर्डन बियर करना पड़ेगा या मैक्सिमम बर्डन बियर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 34। द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर माइनस डेप्रिसिएशन। एक कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो आ जाता है नेट। देखिए अगर किसी की वैल्यू नेट निकालनी है तो क्या करते हैं, ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर आपने फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस में से क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। और जो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे माइनस बोला है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि ग्रोस नेशनल में क्या आ जाता है, नीफी आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। लेकिन यहाँ पे विद इन अ कंट्री बात की गई है तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नेशनल है तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोनोपोलिस्ट कैन डिसाइड। मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट एक ही चीज डिसाइड करता है, या तो वो प्राइस डिसाइड कर ले या आउटपुट कर ले, दोनों चीजें वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36. The work manager get commission of 10% on the profit after charging such commission.
इफ द प्रॉफिट इज 1200 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। आफ्टर चार्जिंग की बात हो रही है। देखिए दो तरह से कमीशन होते हैं, एक होता है बिफोर चार्जिंग और एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, बिफोर चार्जिंग में जो भी रफ नेट प्रॉफिट आता है रेट अपॉन 100, लेकिन आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, ये नेट प्रॉफिट है कमीशन को भी डिडक्ट करने के बाद। तो कमीशन इसमें से ऑलरेडी डिडक्ट है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। सीधा सीधा फंडा है, तो अब इसको आप निकालिए कैलकुलेट करके। 2200 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट यानी कि 110, तो आपका क्या आ गया 200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 मीन आपको कैलकुलेट करना है। 37 में आपको क्या कैसी सीरीज दी है, इसे कौन सी सीरीज कहते हैं, इसे कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तीन तरह की सीरीज होती है, एक होती है इंडिविजुअल जिसमें एक ही डेटा है वो इंडिविजुअल होती है, एक्स और एफ दोनों है वो डिस्क्रीट होती है, क्लास इंटरवल और एफ गिवन है उसे क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू है 145, 155, 165, 175 और एफ अपना है 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 10। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इससे किया एफ एक्स, ये आ गया 1450। 155 इंटू 12 तो ये आ गया आपका 1860। 165 इंटू 15 2475 और ये 1750। टोटल करोगे समीशन एफ आपका आ जाएगा टोटल करने पर 7535। समीशन एफ आपका टोटल आ गया 47। मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स 7535 अपॉन 47, इसको करोगे आप यू विल गेट 160.31, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, तो मेन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39। इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट अप टू फॉलोइंग लिमिट। अगर सिंगल सेविंग है तो उसमें 3500 है, और अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट के केस में ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट लिमिट 7000। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। शेयर ऑफ अ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म शैल बी। देखिए जो पार्टनर को शेयर मिला है उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दिया गया है, तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए पार्टनर का शेयर क्या होता है, फुली एग्जेम्प्टेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। गिवन नेट प्रॉफिट 1,50,000, प्रेफरेंस डिविडेंड 25, टैक्स 10,000, इक्विटी कैपिटल 10 रुपीज का एक शेयर है और टोटल वैल्यू है 10 लाख। व्हाट इज द ईपीएस। ईपीएस के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए कितनी वैल्यू बची है। नेट प्रॉफिट है 150, पहले उसमें से टैक्स लेस करोगे 150 माइनस 10 140, फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड 140 माइनस 25 1,50,000। देन शेयर वैल्यू है 10 लाख और एक शेयर 10,000 का है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ से आप इसको 30 से 30 कट कर दोगे, यू विल गेट 1.15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द क्रिटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट इज। मार्केट का साइज क्रिटिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Mr. Pawan was born on April 18, 1986 in India, and later on he took the citizenship of USA
neither his parents nor his grandparents were born in an undivided India. In this case मिस्टर पवन शैल बी। मिस्टर पवन क्या होगा, देखिए सिटीजनशिप उसने यूएसए के लिए ली है और इंडिया में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो होगा नहीं। क्लियर। अब इंडियन ओरिजिन कहलाने के लिए कंडीशन होती है कि जो बंदा है उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिपेंडेंट से पहले यानी कि 1947 से पहले अगर अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि जब अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान वगैरह, तीनों कंबाइन थी कंट्रीज, अनडिवाइडेड इंडिया में हुए हैं, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि उसके पेरेंट्स इंडिया में बर्थ लिया ही नहीं है उन्होंने, और उसका खुद का बर्थ भी क्या है, बाद में हुआ है, यानी कि खुद का बर्थ अपना पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का कब होना चाहिए, 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में, तब वो कहलाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का भी कंसेप्ट फॉलो नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इसको क्या कहेंगे, ए फॉरेन नेशनल। ध्यान से देखिए, ओरिजिन की क्लियर कट दिया हुआ है कि इंडियन ओरिजिन के बंदे कौन सा होगा, तो ये कंडीशन है कि अनडिवाइडेड इंडिया में या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ होना चाहिए, लेकिन उसका खुद का बर्थ 1986 में हुआ है और साफ साफ क्लियर कट लिखा है कि उसके पेरेंट्स का भी नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, फॉरेन नेशनल। इंडिया के लिए क्या है वो, फॉरेन नेशनल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। एग्रीकल्चर इनकम जो है मोस्टली सेक्शन 10 में सारी एग्जेम्प्टेड इनकम दी हुई है, उसके सब सेक्शंस हैं। एग्रीकल्चर इनकम कहाँ पे है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए फर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 100 एट 5 यूनिट। क्वांटिटी 5 है, वेरिएबल कॉस्ट 100 है, फिक्स कॉस्ट 40 है। What will be the average total cost of 5 यूनिट? एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है आपको। देखिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल प्लस फिक्स यानी कि 140, और नंबर ऑफ यूनिट है 5, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। Cost volume profit analysis is based on several assumptions. Which of the following is not one of these assumptions? जो आपका पीवी रेशो है या कोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशो है, उसकी बहुत सारी assumptions हैं, तो इनमें से बताना है कौन सी assumptions नहीं है। The sales mix of product is constant. प्रोडक्ट का जो सेल्स मिक्स है वो कांस्टेंट है। The behavior of both revenue and cost is linear throughout the relevant range. और फैक्टर प्राइस, मटेरियल प्राइस एंड वेज रेट रिमेन अनचेंज। ये तीनों अजम्पशंस हैं। इन्वेंट्री क्वांटिटीज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ये अजम्पशन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको फॉर्मूला भी पढ़ना है इसका, अजम्पशंस भी पढ़नी है, और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन का वो भी देखना है। 48 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज शेयर प्रीमियम कैन बी यूज। शेयर प्रीमियम का यूज डिस्काउंट और डिबेंचर राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जा सकता है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस के लिए किया जा सकता है, इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए भी किया जा सकता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे तो जो फेवरेबल दी हुई है सारी की सारी सिचुएशन में किया जा सकता है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर होता है पर कैपिटा रियल इनकम। पर कैपिटा कैसे निकलता है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो वहां से पर कैपिटा इनकम आ जाता है। अगर पर कैपिटा इनकम आपके पास नहीं है तो फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट रियल कॉस्ट, इस तरह की सिचुएशंस भी गिवन हो सकती हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कभी नहीं होगा, या तो पर कैपिटा रियल इनकम गिवन हो, या फिर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट गिवन हो, या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट रियल कॉस्ट गिवन हो, या रियल इनकम गिवन हो, तो आपने उसमें चूज करना है।
लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम है तो यू शुड गो फॉर पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ वुमेन एसएससी हर एग्रीकल्चर इनकम of rupees 8,000 shall be included in her total income if her total income is more than the following। देखिए एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड करने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी होती हैं। पहली कंडीशन होती है एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5,000, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी सिचुएशन क्या होती है, जो एग्जेम्प्ट लिमिट है, यानी कि जो टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब में एग्जेम्प्ट लिमिट को एक्सीड करे। टोटल इनकम एक्सीड एग्जेम्प्टेड लिमिट। अगर हम करंट स्लैब की बात करते हैं तो 2.5 लाख तक यानी 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, यानी कि अगर उसकी इनकम 2,50,000 है तो इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर 2,50,000 से ज्यादा इनकम होगी और एग्रीकल्चर से इनकम 5,000 रुपीज से ज्यादा होगी तब उसको एड ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है shall be included in total income if the total income is more than। एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा जबकि उसकी टोटल इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्टेड लिमिट यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा होगी, यानी कि टैक्स ब्रैकेट में उसकी टोटल इनकम आनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन ये पूछता कि एग्रीकल्चर इनकम को कब एड ऑन किया जाता है, तो जब एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, मोर देन 5,000। क्लियर। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।